अस्सलामुअलैकुम। मैं सिर्फ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज हम सिंस आपके पेपर्स करीब हैं तो हम हमारा पूरा ग्रुप कोशिश कर रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जल्द अज जल्द करवा दी जाए। इसीलिए हम लोग पास पेपर्स की सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आप वेबसाइट पर जाएं या फिर यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर तमाम कोर्सेज के पास पेपर्स मौजूद हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे पास पेपर्स कवर करवा रहे हैं, तो आप जाके हर अपने हिसाब से पास पेपर की वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉटनी का पास पेपर, और वो हम 2019 का करेंगे। इससे पहले मैं 2022 और 21 का पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ बॉटनी का सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। तो अब हम शुरू करते हैं 2019 का पेपर। और 2019 बॉटनी में वही अगेन सेम चीजें कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एमसीक्यू सेक्शन आता है, जो 8 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन इसका पहला आया था एमसीक्यू कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। अब कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस पर इनडेफिनाइट ग्रोथ हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिसका फ्लावर्स सिसाइल हो या यूनिसेक्सुअल हो, तो वो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। तो अब यहाँ पे मैंने डायग्राम यहाँ पे इमेजेस डाल दी हैं। तो जिनिया प्लांट ये रहा। तो इसके देखें एक्सेस पर इनडेफिनाइट ग्रोथ ये कहलाती है कि जिसके इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है सेसाइल और यूनिसेक्सुअल। तो ये मलबेरी है और ये मलबेरी का है। बाकी ग्रास में तो ऐसा कुछ नहीं है, और सिमिलरली रोज भी सिमिलर है। तो ये बेसिकली करेक्ट आंसर है मलबेरी। ये बुक में भी मेंशन्ड है ये एमसीक्यू तो वैसे। तो अब एमसीक्यू 2 है मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड। अब मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट मींस के मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आता है। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये मैंने कहा था कि आपको जब डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है तो इन्फॉर्मेशन जो आती है वो कोड्स की शक्ल में आती है। यानी इस तरीके से आप देखें तो ये मुख्तलिफ कोड्स होते हैं कि जैसे सपोज ए यू जी है, फिर उसके बाद टी सी ए है सपोज, और इसके बाद सो ऑन जाते जाते हैं। तो ये एक जो ये 3 का होता है ये कहलाता है कोडॉन, और इसका जो एंटाई कोडॉन होता है वो राइबोसोम से मौजूद होता है। जबकि डी कोडॉन ऐसी कोई चीज नहीं है, सब कोडॉन वगैरह इसको छोड़ दें। अच्छा, तीसरा एमसीक्यू है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक स्टडी सॉइल की वो कहलाती है पेडोलॉजी। जियोग्राफी तो आपको पता होगा, वो सरफेस वगैरह, और बाकी जियोलॉजी उसमें पत्थर वगैरह की स्टडी से आती है। टोपोग्राफी जो है वो कुछ टोपोग्राफिक फैक्टर्स की स्टडी को होती है, जैसे कि जो जमीन का स्लोप है, ढलान है या क्या एंगल वगैरह, वो सारी चीजें टोपोग्राफी में आती हैं। तो सॉइल की स्टडी होती है वो कहलाती है पेडोलॉजी। अब एमसीक्यू 4 है प्लांट्स ऑफ इंटरटाइडल जोन ऑफ सी प्रोड्यूसेस अ जेली लाइक सब्सटेंस। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं एगर। सेल्यूलोज वगैरह की अगर मैं बात करूं, सेल्यूलोज बैक्टीरिया में मौजूद है। पेक्टिन की मैं बात करता चलूं तो पेक्टिन जो है वो प्लांट सेल वॉल होती है, और नॉर्मल प्लांट से मौजूद होती है। नहीं है कि जो आपके साहिल पर मौजूद है, जो नॉर्मल आपके रोजमर्रा में नजर आते हैं हमको पौधे, जैसे सेब का हो गया या ऑरेंज का हो गया, तो वो बनाते हैं पेक्टिन। और लाइसोजिन जो है, लाइसोजिन एक प्रोसेस है, लाइसोजेनिक साइकिल होती है। तो अब एगर इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। तो ये एगर जो है वो एक ग्रोथ मीडिया के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब एमसीक्यू 5 है मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपी। एमसीक्यू 6 है दिस बायोम इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें से ब्रेड बास्केट ग्रासलैंड को कहा जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड से वीट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस वीट से आपकी सारी जो आप ब्रेड खा रहे हैं, सारी चीजें, वो सारी बेसिकली सोर्स क्या है, मेन की ग्रासलैंड है। इस वजह से ग्रासलैंड को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। एमसीक्यू 7 है द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये सपोज एक ये कहलाता है इसका सेंटर वाला, ये सेंट्रोमेयर, और ये कहलाते हैं इसके क्रोमेटिड्स। अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये अटैच हुए हैं सेंटर इससे, क्या चीज है ये कहलाती है सेंट्रोमेयर। अच्छा, काइनेटोकोर में भी कंफ्यूजन ना हो, क्या काइनेटोकोर भी तो सेंटर पर होता है, तो काइनेटोकोर कुछ इस तरह समझ ले, काइनेटोकोर है। लेकिन होता क्या है कि जो सेंट्रोमेयर है वो ही स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, काइनेटोकोर को जो जगह दे रहा है वो भी सेंट्रोमेयर ही दे रहा होता है, इस वजह से सेंट्रोमेयर अटैचमेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर 7 एमसीक्यू हो गए। अब हम अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं कि एट लो टेम्परेचर आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन। तो आइस क्रिस्टल बनते हैं सेल वॉल में। इसके अलावा ऑल आर केमिकल मैसेंजर्स एक्सेप्ट। केमिकल मैसेंजर कौन से होते हैं, यानी वो जो कि हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स को कहते हैं। तो इन सब में से
सारे केमिकल मैसेंजर हैं, इन ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो सारी चीजें हो गई। हार्मोन्स खुद केमिकल मैसेंजर को कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स वो हार्मोन्स जो प्लांट में हो। सिर्फ बायोरिदम ऐसी चीजें हार्मोन नहीं है, बायोरिदम एक प्रोसेस होता है कि यानी कि क्या इंटरवल पे चीजें कोई हो रही हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो बायोरिदम कहलाती हैं। अब दिस हार्मोन हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इन चारों हार्मोन में से ये बुक में भी मेंशन्ड है बात कि एब्सिसिक एसिड हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि अगर कंडीशन स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में प्लांट एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करता है ताकि स्टोमेटा क्लोज हो जाए और ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाए, ताकि वाटर कम से कम बॉडी से निकले। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। क्रॉसिंग ओवर क्या थी कि जिसके अंदर दो क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होती है जिस स्टेज पे, वो है डिप्लोटीन। इसके बारे में चैप्टर 7 है साइकिल, उसमें मियोसिस है, उस स्टेजेस को पढ़ लें। प्रोफेज की फेसेस हैं। अब ओनली दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोग्राफिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो टोपोग्राफिक फैक्टर मैंने अभी बताया था क्या है, कि सारी ऐसी चीजें जैसे कि इंक्लाइंड यानी स्लोप हो गया, या एंगल हो गया, या शेप या कर्वेचर्स हो गए, ये सारी चीजें टोपोग्राफिक फैक्टर्स में आती हैं। तो टोपोग्राफिक फैक्टर सिंस एक जियोग्राफिकल हिसाब से है, तो टेम्परेचर, वाटर, फायर, ये तो सारे बायोटिक फैक्टर्स आ गए। ये भी है, लेकिन ये कि अर्थ सरफेस में आ सकती है सारी चीजें, स्लोप हो गया, कर्वेचर, सारी चीजें सरफेस पर आ सकती है। द सी बिलो 2000 मीटर हैविंग नो लाइट इज कॉल्ड एबाइसल जोन, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती। और अब क्वेश्चन एमसीक्यू 16 है, एक्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन। अच्छा, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इकोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट वापस आ जाए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्यूट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू दी जो भी कोई सॉल्यूशन जिसमें वो मौजूद है सेल, तो ये कह रहा था हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग, तो ये कह रहा था हाइपरटोनिक। और आइसोटोनिक में दोनों इक्वल अमाउंट में होती हैं चीजें, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक ही बराबर होता है। तो एक्स ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या होता है कि जिसके अंदर सॉल्यूट मूव होते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस में, अब क्योंकि देखें सेल को एक अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देता हूँ, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि अब हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जो सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम कम है, तभी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये वाला। तो अब क्योंकि मैं सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस कर देता हूँ जो हाइपरटोनिक है, तो क्या होगा, हाइपरटोनिक हमेशा वाटर गेन करता है, तो सेल में से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा और वो उसके सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाएगा, यानी उस सॉल्यूशन में। तो एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, यानी एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं एग्जिट, और ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस पानी निकल जाना, ये एक्स ऑस्मोसिस है। तो अब हाइपरटोनिक में होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस वजह से सॉल्यूट क्या करेंगे कि वो वाटर से सारा वाटर बाहर निकाल लेंगे, तो ये इस वजह से सेल में एक्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, प्लांट्स इन्फेक्टेड विद डिजीज प्रोड्यूस दीज केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, अब प्लांट्स के इम्यून सिस्टम के कुछ बैरियर हैं। बैरियर मीन्स ये कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन उसकी स्किन होती है, वह स्किन से कोई बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन एंटर हो जाए तो फिर क्या होता है कि प्लांट्स एक कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स होती है कुछ, ये कहलाते हैं फाइटो एलिक्सिन्स। हीट शॉक प्रोटीन, तो जो उनकी प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि प्रोटीन सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती हैं, तो उनको सेव करने के लिए हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अच्छा, अब इंडोल एसिटिक एसिड इज द नेम ऑफ ऑक्सिन। तो ये चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में आप देखेंगे स्टार्ट में बॉटनी में ये सारे फाइटो हार्मोन्स के नाम है, ऑक्सिन, साइटोकाइनेन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथीन। तो यहाँ पर एमसीक्यू खत्म होता है। अब हम चलेंगे सेक्शन बी की तरफ। अगर आपको इसमें से कोई बात अभी भी समझ में नहीं आई हो, कोई एमसीक्यू मजीद डिटेल में समझना हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं और सेक्शन बी की तरफ हम जाते हैं। तो सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 20 मार्क्स का आता है। और इसके अंदर पहला, अच्छा
10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और इसमें आप ज्यादा लंबी नहीं करनी, आपने 1 से 2 लाइन में अपने आंसर जस्टिफाई कर देना है। सो नेम एनी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एस्पेक्ट्स होम्योस्टेसिस के क्या क्या है? थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपने कोई भी 2 लिख दिया। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा होता है। अब क्वेश्चन 2 है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में बनते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्योंकि बन रहे हैं तो क्या होता है कि ये सपोर्ट एक तो दे रहे हैं और साथ ही साथ ये कि नए कंडक्टिंग या मैकेनिकल जो टिश्यूज हैं उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं। साथ ही ये कि कैलस की फॉर्मेशन में मदद करवाता है। अब क्वेश्चन 3 है, डिफाइन पॉलिनेशन, नेम इट्स टाइप। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? कि पॉलिनेशन कहते हैं कि पॉलिन ग्रेन्स, बेसिकली पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसी स्टिग्मा में, तो ये पॉलिनेशन कहलाता है। तो अब क्या है कि पॉलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। यानी वही यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का हिसाब, कि अगर किसी फ्लावर में दोनों 2 सेक्सेस एक ही फ्लावर में है, यानी बेसिकली फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, तो क्या हो सकता है कि उस कंडीशन में वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन में वो अपने ही, बेसिकली इन शॉर्ट, अपने ही दोनों सेक्स सेल्स कंबाइन करके पॉलिनेशन कर लेगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक के पॉलिन ग्रेन्स दूसरे से जाके फ्यूज करते हैं, दूसरे के ओव्यूल से जाके, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। नेम द काइंड्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो ये यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के मैंने नाम लिख दिए, यूनिपेरस, स्कॉर्पियड और हेलिकॉइड और बाइपेरस। अच्छा, अब क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है? कि जिसके अंदर 2 सेक्सेस आपस में फ्यूज हो जाएं, स्पर्म और ओवम फ्यूज हो जाएं, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नाम से वाज़ेह है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी जिसमें 2 फर्टिलाइजेशन हो। तो यानी इसमें क्या होता है कि 2 स्पर्म्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ओव्यूल से फ्यूज हो रहे हो। एक स्पर्म ये जो है एक ओव्यूल से, और दूसरा जो होता है वो दूसरे सेल से फ्यूज होता है। तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ड्रॉ कैरियोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला। तो कैरियोटाइप यहाँ पे ये मैंने ड्रोसोफिला का ये बना दिया है यहाँ पे, तो आपको भी इसी तरह ही बनाना है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की टाइप्स माइटोसिस, मियोसिस होती हैं। और फिर है, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। यानी लाइट के हिसाब से, या लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके हिसाब से प्लांट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो प्लांट्स या तो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, या डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। नेम द हॉरिजॉन्टल जोन्स ऑफ सी। हॉरिजॉन्टली तौर पे यानी इस तरह एक्स एक्सिस पर, तो उस हिसाब से सी को जो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेरेटिक और ओशियनिक जोन। हाउ कैन वी एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री। ट्री की एज डिटरमिन करने के लिए जो उसके अंदर रिंग्स बन रहे होते हैं, जो इन्हें एनुअल रिंग्स कहा जाता है, आप उसको काउंट कर लें तो इस तरह ट्री की एज एस्टिमेट की जा सकती है। मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? फाइटो हार्मोन है जो प्लांट में मौजूद है। इसके कई सारे रोल हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन है। तो इसके जो मेन मैंने रोल लिख दिया, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट में मदद करवाता है, उसके साथ साथ पार्थिनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट में भी मदद करवाता है बनाने में। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोगेमी एंड ऊगेमी। अच्छा, अब आइसोगेमी और ऊगेमी क्या है? कि बेसिकली ये सेक्स सेल्स के लिए टर्म्स यूज हो रही होती हैं। आइसोगेमी कहते हैं कि ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों सिमिलर हो, तो ये बेसिकली कहलाती है आइसोगेमी। और ऊगेमी यानी, अब सिमिलर का मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों तरीके से सेम हो। जैसे सपोज मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये 2 सेल्स हैं, अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आइसोगेमी। और ऊगेमी में क्या होता है कि ऊगेमी के अंदर जो ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स डिसिमिलर हो, यानी ये कि इसके अंदर ना बिल्कुल, जैसे कि स्पर्म और ओवम की मैं बात करता चलूं, कि स्पर्म और ओवम में क्या होता है, ये स्पर्म है सपोज और ये ओवम है, दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो ऐसी कहलाती है ऊगेमी। इसके अलावा एनिसोगेमी भी होती है। अब क्वेश्चन 8 है, नेम वेरियस नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का जो बेस, सबसे जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कई सारी चीजों से मिलकर बन रहा है। अब उसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं, जो कोडिंग्स होती हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस की शक्ल में होती हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड गुआनिन।
याद रहे कि डीएनए के पूछें तो आप डीएनए के लिखेंगे, अगर आरएनए पूछते तो आप थायमीन की जगह यूरेसिल लिख देते, और अगर वो दोनों नहीं लिखता यानी सिर्फ लिख देता नेम वेरियस टाइप नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स, तो आप यहाँ पे एक और एडिशन यूरेसिल की भी कर देते हैं। विच क्रॉस हेल्प्स टू डिटरमिन दी होमोजाइगोसिटी ऑफ अ डोमिनेंट पेरेंट, यानी आपके पास कोई ऐसा इसमें पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा ऐसा क्रॉस होता है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपका जो प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। यानी मैंने एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि एक आपके पास पौधा लाया गया प्लांट, और वो प्लांट जो है वो टॉल है। अब वो प्लांट टॉल है, अब आपको ये नहीं पता कि वो टॉल बेसिकली किस हिसाब से है, यानी हो सकता है कि वो हेटेरोजाइगस हो और हो सकता है होमोजाइगस हो, दोनों कंडीशन में वो टॉल कैरेक्टर ही शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल में सपोज अगर उसके पास जीन कैपिटल टी स्मॉल टी मौजूद है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी टॉल होगा क्योंकि टी डोमिनेंट है, तो ये अपने ट्रेड्स शो करेगा, इसकी वजह से ट्री जो है या पौधा जो है वो लंबा नजर आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस है जिसके अंदर दोनों कैपिटल टी यानी दोनों टॉलर जीन्स मौजूद है। तो अब आपको नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि ये आपके पास एक प्लांट लाया गया, सपोज ये प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी का था, अब ये तो बज़ाहिर टॉल नजर आ रहा है, तो इसका मैंने क्रॉस करवा दिया किससे, एक मैंने करवा दिया होमोजाइगस रिसेसिव से। जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस से क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके साथ साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी 50% टॉल प्लांट्स है और 50% डॉर्फ प्लांट है। तो ये डॉर्फ प्लांट कहाँ से आए, ये डॉर्फ प्लांट जब ही आएंगे जब ये हेटेरोजाइगस होगा, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। उसके बाद नेम टू मेन मूवमेंट्स इन प्लांट, तो जो दो मेन मूवमेंट प्लांट्स में होती हैं उनको कहा जाता है इंड्यूस्ड एंड पैराटोनिक मूवमेंट। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। पेपर के अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब जो है क्वेश्चन हर 2 मार्क्स का, ये पहले अब आंसर जो है वो आपका थोड़ा एक्सीड हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन जो इसका 2 आता है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो आंसर्स जो होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, तो आपको तभी 1 से 2 लाइन में लिखना होता है। अब क्योंकि मार्क्स बढ़ गए, डबल हो गए, तो इससे आपको लाइन सब डबल करनी पड़ेंगी, यानी आप आपको 2 to 4 लाइन्स में आपको अपना लिखना है, मैक्सिमम आप 5 लाइन्स में भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। हर्बीवोरी क्या होती है कि जो ऐसे जानवर जो कि पौधे खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। तो प्लांट अपने आप को किस तरह बचाता है हर्बीवोरी से, कि प्लांट्स अपने बॉडी में थॉर्न्स यानी कांटे पैदा कर लेता है, और साथ ही ये कि डिस्टेस्टफुल या टॉक्सिक कंपाउंड्स, दोनों से क्या होगा कि सपोज कोई एक डेयर या आती है, हिरन आती है, वो किसी पौधे को खाती है। अब उसके पौधे का जायका बिल्कुल अच्छा नहीं है, यानी कि डिस्टेस्टफुल है, तो वो क्या करेगा, उसके दिमाग में एक बिहेवियर सेट हो गया है कि इस पौधे को आइंदा नहीं खाना। या फिर क्या है कि टॉक्सिक कंपाउंड्स, ऐसा जो छोटे जानवर है वो मर गए तो दूसरा देखकर उसको अडेप्ट कर लेगा कि ये खतरनाक पौधा है। या फिर ये क्या, थॉर्न्स, जब कांटे होंगे तो भले जायका कैसा हो लेकिन कोई जानवर कोशिश नहीं करेगा करीब आने की। तो इस तरह प्लांट अपने आप को बचाता है हर्बीवोरी से। डिफाइन सक्सेशन, नेम इट्स वेरियस टाइप। सक्सेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज इन कम्युनिटी orderly due to which ecosystem changes from simpler to complex form is called succession। एक आसान यानी बिल्कुल ही सिंपलर चीज से, सिंपलर इकोसिस्टम से एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का बन जाना, ये सक्सेशन कहलाती है। सक्सेशन में कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन होती है या फिर सेकेंडरी सक्सेशन होती है। या फिर अगर मैं हैबिटाट की बात करूँ यानी रहने की जगह के हिसाब से, तो वो हाइड्रोसेयर, मीजोसेयर और जीरोसेयर होता है। क्लासिफाई क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से आपने क्रोमोसोम्स की टाइप्स बतानी है। तो यहाँ पे आपने क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया, तो सेंट्रोमेयर के हिसाब से 4 इसकी क्रोमोसोम्स की टाइप होती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो या जिसको सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं, और साथ ही लास्ट टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है कि जिसके अंदर सेंट्रोमेयर सेंटर पर मौजूद है, क्रोमोसोम्स इक्वल आर्म से बराबर है, ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में देखें कि सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, यानी कि अब स्लाइटली अनइक्वल आर्म से, बिल्कुल नहीं बल्कि कुछ हद तक अनइक्वल आर्म से।
एक्रोसेंट्रिक क्या होती है कि जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल तकरीबन एंड पर पहुंच जाए, अब क्या है कि क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स बहुत शॉर्ट और दो आर्म्स बहुत लंबे होते हैं। और टीलोसेंट्रिक ऐसी कंडीशन जिसमें सेंट्रोमेयर ऐसा टाइप यानी जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल जंक्शन पर मौजूद होता है, टर्मिनल पर मौजूद है। तो अब क्या है कि आपको ये एंड आर्म्स नजर आने, बस ये एंड पर मौजूद है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो डायग्राम बना लें, तो इससे बहुत अच्छा आपको इंप्रेशन मिल जाएगा, पेपर में इंप्रेशन आ जाएगा। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन क्या है कि ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट वाटर लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, तो ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों है। एडवांटेज क्या हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर अपटेक बन जाता है, यानी अब क्योंकि सिंस द ग्रेडियंट इज डेवलपिंग एंड द प्लांट इज losing water in the form of vapors, so a negative pressure is developed, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी सॉइल जो है, सॉइल से जो प्लांट की रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर गेन करना शुरू कर देंगी। दूसरा क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है प्लांट में भी और साथ ही एनवायरनमेंट में भी। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है ट्रांसपिरेशन। लेकिन अब ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल भी है, यानी डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो ट्रांसपिरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस इस तरह है कि अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गई तो यानी वाटर लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। यानी जब कंडीशन ऐसी है कि अनफेवरेबल कंडीशंस, हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर स्टोमेटा खुले रहे तो वाटर मुस्तकिल लॉस होता रहेगा, प्लांट के पास वाटर नहीं बचेगा। तो उस ये एक डिसएडवांटेजेस है। सॉल्ट एक्यूमुलेशन यानी ट्रांसपायरेशन, अब क्योंकि वाटर निकल रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल सराउंडिंग द प्लांट। तो सॉल्ट जो है उसकी एक्यूमुलेशन भी होना शुरू हो जाती है, जो कि अगेन हार्मफुल है। और एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर रिमूव हो रहा है तो इसके लिए इन वाटर को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो सीड डोरमेंसी पे आप लिख दें या वर्नलाइजेशन पे लिख दें। सीड डोरमेंसी क्या है कि ऐसी कंडीशन जिसमें सीड जो होता है वो वाइबल, यानी ये कि सीड जर्मिनेट नहीं करता, वो अब एक बंद ही रहता है सीड ना। तो अब इसको सीड डोरमेंसी कहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि इस वजह से कि सीड देखता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो वो सीड डोरमेंट ही रहता है, यानी अपनी सीड की शक्ल में ही रहता है। जब वो देखता है कि कंडीशंस फेवरेबल है, यानी अब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम है और वाटर भी मौजूद है, तो अब क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ये इस वजह से है कि अगर सीड डोरमेंसी, अगर सीड जो है वो डोरमेंट ना हो बल्कि बगैर कंडीशंस देखे हुए ग्रो कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पौधा तो ग्रो हुआ, होना शुरू हुआ, लेकिन उसके पास पानी इतना नहीं है एनवायरनमेंट में कि जो उसको ग्रोथ में मदद करे, तो प्लांट डेड हो गया। अब वर्नेलाइजेशन दूसरा है, या तो आप दूसरा वर्नेलाइजेशन लिख दें। वर्नेलाइजेशन कहलाता है कि अगर लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर की वजह से फ्लावर्स फ्लावरिंग में मदद हो या जर्मिनेशन में मदद हो, तो उसको कहते हैं वर्नेलाइजेशन। जर्मिनेशन वही के पौधे का फूटना, प्लांट बन जाना, और फ्लावरिंग यानी फ्लावर्स का बनना। तो अब ये जो फिनोमिना है ये वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्टन कर देता है, फ्लावरिंग इसमें ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो कोल्ड एरियाज में पौधे मौजूद होते हैं उसमें वेर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। और हाउ एपोप्टोसिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एपोप्टोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस बोथ आर दी सेल डेथ। डिफरेंस क्या है कि एपोप्टोसिस प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी कि इसके अंदर आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है कि ये वाला सेल हार्मफुल है, इसको मार दो, तो ये प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। और नेक्रोसिस क्या होती है, डेथ ड्यू टू एन इंजरी, कोई कट लग गया उसकी वजह से डेथ हो गई सेल्स की, वो क्या है, नेक्रोसिस। कंपेयर माइटोसिस विद मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस बोथ आर दी सेल डिवीजन। द डिफरेंस इज के माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ या हैप्लॉइड हो जाता है। जो माइटोसिस है वो तमाम सेल्स में होती है, यानी तमाम सोमेटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस सेक्स सेल्स में होती है। माइटोसिस में कोई जेनेटिक मोनोटोनी नहीं आती, जबकि मियोसिस में जेनेटिक मोनोटोनी आती है, बाकी क्रॉसिंग ओवर क्रॉस और उसकी बात है। राइट अ नोट ऑन एनी वन डेजर्ट इकोसिस्टम या कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप किसी में भी लिख दें, डेजर्ट पर आप लिख सकते हैं डेजर्ट के बारे में, जैसे मैंने कॉनिफेरस का लिखा है कि कॉनिफेरस जो होता है वो आपने सबसे पहले लोकेशन डिफाइन कर दी,
ज्यादा लंबी नहीं आपने करनी। उसके साथ आप यहाँ पे 3 डेफिनेशन 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिया। फ्लोरा यानी कौन से पौधे मौजूद हैं, तो यहाँ पे पाइन, सेडार, स्प्रूस। कोशिश करें कि यहाँ पे भी 3-4 एग्जाम्पल देखिए खत्म कर लें। और इसके साथ साथ फौना यानी कौन से जानवर मौजूद हैं, शीप, डेयर और इसके लेपर्ड्स, वुल्फ्स, ये सारे मौजूद हैं। और क्लाइमेट की मैं बात करता है चलूँ तो क्लाइमेट कैसा है इसका, कि लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स होते हैं और हैवी स्नोफॉल। कौन इस पूरी की जगह आप डेजर्ट लगा दें। डेजर्ट इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो पाकिस्तान में जगह ये देखें। फ्लोरा यानी कौन से पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस हो गए जैसे कि। और इसके अलावा फौना की मैं बात करता हूँ, फौना में भी बहुत आते हैं, स्कॉर्पियंस आ गए, कैमल है। और क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो क्लाइमेट हार्श है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है। अब सेक्शन बी भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ जाता है। सेक्शन सी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर है, और उसमें आपको भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4, पहला क्वेश्चन ये नहीं आया था कि डिस्क्राइब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, हाउ डज द मॉडल एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो डीएनए क्या है, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था 1953 में, द वर्किंग मॉडल ऑफ डीएनए। और उस मॉडल के हिसाब से कि डीएनए एक लेडर की तरह होती है, जो जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और एक दूसरे पे इंटरवाइन हुए होते हैं। एक स्ट्रैंड जो होता है उसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं, और एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं इंटरवाइन होके। साथ ही एक ये डीएनए जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, डीऑक्साइरिबो शुगर, फॉस्फेट बॉन्ड एंड दी नाइट्रोजनस बेसिस। सो ये पूरा यानी एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इसके अलावा हर जो स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एडिनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है, साइटोसिन गुआनिन से। साथ ही ये कि एडिनिन जब थाइमिन से पेयर बनाता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे टर्न वगैरह की भी बात भी करी हुई है, आप याद करें। और एक शरगाफ रूल को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यानी इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बाकी किस तरह सेमी, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ डज द मॉडल एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव यानी ये कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसके पास एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड बनता है। ऐसा नहीं कि दोनों नए स्ट्रैंड बनते हैं, यानी जब इस स्ट्रैंड को अनवाइंड किया जाता है तो दोनों स्ट्रैंड्स हो गए। अब सपोज ये वाला स्ट्रैंड अगर इस स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है तो दूसरा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी भी कॉपी बनेगी। तो इस तरीके से 2 डॉटर डुप्लेक्सेस बनते हैं। इसको बाद में मेसेल्सन और फ्रैंक सेल ने इसको बाद में टेस्ट भी किया था, जो वाकई में प्रूव हुआ था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन फिर आया, क्वेश्चन 2 है लॉन्ग का, डिफाइन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हीमोफिलिया इन मेन। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं कि ऐसी इनहेरिटेंस या ऐसी विरासत जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आए। अब सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मोस्टली जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रही होती है। उसकी वजह ये कि एक्स में ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू दी वाई क्रोमोसोम्स। तो या फिर आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनी ट्रेड विच इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्स क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट्स इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो हीमोफिलिया की एग्जांपल के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। हीमोफिलिया क्या होता है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड क्लॉट होने से रुक जाता है। यानी अगर कोई भी पेशेंट है जिसको हीमोफिलिया है, अगर जैसे हमारे यहाँ हमारी बॉडी पे कोई एक सिंगल छोटा सा जख्म भी लगता है तो वो फौरन भर जाता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में भर जाता है, खून रुक जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट में क्या होगा कि अगर उनकी बॉडी पे कोई हल्की सी भी इंजरी हो तो खून बहना शुरू हो जाता है, क्यों, और बंद नहीं होता, नहीं रुकना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा फेटल भी हो सकता है कि अगर ज्यादा गहरा कट लग गया तो खून क्योंकि रुक ही नहीं रहा, तो खून बहते बहते क्योंकि ज्यादा खून बह गया तो पेशेंट या जो भी पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हीमोफिलिया को समझने के लिए 3 केसेस है। या तो आप बुक वाली जो बुक में एक डायग्राम बनी है वो बना लें, या जो मैंने जिस तरह क्रॉसेस बनाए हुए आप उस तरह बना लें कि क्रॉस बिटवीन हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर। अगर फादर हीमोफिलिक है और मदर नॉर्मल है, तो मदर नॉर्मल का मकसद ये कि उनके पास दोनों हेल्दी जीन्स मौजूद हैं, जबकि फादर हीमोफिलिक का मकसद ये कि उनके पास एक ही जीन है। याद रखें कि सन यानी जो मेल है उसको सिर्फ एक डिजीज जीन चाहिए, यानी एक डिजीज उसके पास सेक्स सेल, एक डिजीज सेक्स क्रोमोसोम हो तो वो उसको डिजीज हो जाएगी, जबकि फीमेल को दोनों चाहिए। तो ये जो क्रॉस होगा हीमोफिलिक फादर और नॉर्मल मदर में, इसमें गैमीट्स बने और गैमीट्स के बाद जब
फ्यूज हुए तो उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे तो 50% नॉर्मल डॉटर बनेंगे और 50% नॉर्मल सन्स। ये जो नॉर्मल डॉटर है कैरियर है, मीन्स ये कि इनको डिजीज नहीं है, ये हीमोफिलिक नहीं है। जबकि अगर ये किसी से शादी करेंगी, यानी इनकी किसी से हुई, सपोज मैरिड हुए, तो ये चांसेस है कि ये जो हीमोफिलिक वाला क्रोमोसोम है ये नेक्स्ट जनरेशन में अपनी ट्रांसफर कर देंगे और फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में कोई ऐसा बेबी होगा जो हीमोफिलिक होगा। क्वेश्चन, अच्छा फिर क्रॉस टू है कि अगर हीमोफिलिक मेल हो अगेन लेकिन अब कैरियर फीमेल हो, यानी वही सपोज ऊपर वाला केस। तो अब जो कैरियर मैंने बात करी कि कैरियर फीमेल थी, उन्होंने किसी एक हीमोफिलिक मेल से अब शादी कर ली, तो यह क्रॉस हुआ, तो उस कंडीशन में क्या है कि अब कैरियर फीमेल है, यानी फीमेल के पास एक क्रोमोसोम ऐसा है जो डिजीज वाला है, जबकि हीमोफिलिक मेल जो है उसके पास एक ही चाहिए उसको। तो वाई तो क्योंकि वाई से नहीं हो रही है डिजीज ट्रांसमिट, तो जब इनका क्रॉस होगा तो देखें एक कैरियर फीमेल 25% चांस होंगे कि इनके जो 25% कैरियर फीमेल होंगी, 25% हीमोफिलिक फीमेल, 25% नॉर्मल सन और 25% हीमोफिलिक सन। ये इसको आसान अल्फाज में 50% जो इनकी 50% जो इनकी दो औलाद, चार औलादों में से दो औलाद लाजमी जो है वो हीमोफिलिक होंगी। क्रॉस बिटवीन, तीसरा क्रॉस है कि अब नॉर्मल मेल है और हीमोफिलिक फीमेल है। तो नॉर्मल मेल है उसके पास हेल्दी जीन है, फीमेल हीमोफिलिक फीमेल है, तो यानी ये कि दोनों जीन्स जो है, दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो हीमोफिलिक है। तो इस कंडीशन में देखें कि डॉटर नॉर्मल रहेगी लेकिन कैरियर यानी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकती है। लेकिन अगर फीमेल हीमोफिलिक है और मेल नॉर्मल है तो जितने भी सन होंगे वो सारे हीमोफिलिक होंगे। यहाँ पर इस तरह एक्सप्लेन हो गया। और अब क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं कि ऐसी साइकिल जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये इंटरचेंज हो ऑर्गेनिज्म या विद इन इकोसिस्टम में, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान में जो इंटरचेंज हो इनमें, ये जियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। कुछ साइकिल्स होती हैं, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है। अब ये साइकिल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम दोनों में कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए इन तमाम एलिमेंट्स की। तो अब इसमें नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन करनी है, तो नाइट्रोजन साइकिल के लिए ऐसा नेचुरल प्रोसेस में नाइट्रोजन साइकिल होती है एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म में। नाइट्रोजन क्यों एसेंशियल है, क्योंकि आपका अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए, एटीपी, ये सारी चीजें इन सब में क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है। और साथ ही जो आप एटमॉस्फेयर में जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें भी 78% नाइट्रोजन मौजूद है। लेकिन जो एयर में नाइट्रोजन मौजूद है वो इनर्ट है, यानी उसको आप वो वैसे कोई भी प्लांट जो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है, बैक्टीरिया होते हैं ना, नाइट्रोजन यूज करनी होती है, तो डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकते एयर की। उस एयर को सबसे पहले फिक्स होना पड़ेगा, यानी उसको यूजफुल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बैक्टीरिया के थ्रू, लाइटनिंग के थ्रू, यानी कुछ इन प्रोसेस के थ्रू होती है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्स होती है, बाद में उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं, या तो ये क्या अमोनिया अमोनिफिकेशन के लिए, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया जो कि अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। और इसके अलावा सेकंड सोर्स जो है वो नाइट्रेट्स की, वो क्या है, पहली तो ये हो गई और इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, दूसरी सोर्स हो गई सॉइल नाइट्रेट से जो सॉइल में मौजूद है, एजोटोबैक्टर वगैरह सारी चीजें मौजूद हैं। और थर्ड जो होता है वो थंडरस्टॉर्म, यानी लाइटनिंग जो भी पड़ी है उसके जरिए से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है या नाइट्राइट्स अवेलेबल हो जाती है। अब एनिमल्स जो है वो प्रोटीन और प्रोड्यूस nitrogenous waste which is broken down by bacteria and converted back into nitrates for plant to absorb। तो ये पूरा है, आप इस तरह ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत इजी वर्डिंग पे मैंने लिखा हुआ है। या फिर इसके ऑल्टरनेट में क्वेश्चन आया था चॉइस पर, और क्या आप मियोटिक एरर्स को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ उसके डिफेक्ट्स भी बताएं, नहीं एब्नॉर्मल क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कौन सी डिजीज या डिफेक्ट्स होते हैं। सो मियोटिक एरर कहते हैं मियोसिस का प्रोसेस क्या आता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हैप्लॉइड हो रहे हैं। तो अब इस मियोसिस में कोई भी एरर आ गया, यानी कि क्रोमोसोम प्रॉपर सेपरेट नहीं हो पाए, या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, या क्रोमोसोम सही से सेपरेशन नहीं हो पाई, सारे क्रोमोसोम एक ही तरफ आ गए, तो कई सारी कंडीशन में इन सबको कहते हैं मियोटिक एरर। इसमें एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, और इसमें क्या है कि अगर कोई भी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है इसे कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। अगर
2 से ज्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इसी के साथ साथ ये सारी चीजें। अब डिफेक्ट्स कौन से हैं जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहे हैं? तो 3 है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एनीप्लॉइडी कंडीशन है। एनीप्लॉइडी कौन सी कहलाती है? जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें या तो डिलीशन हो जाए, कम हो जाए क्रोमोसोम, या फिर एक बढ़ जाए, इसे एनीप्लॉइडी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले आता है कि डाउन सिंड्रोम में एनीप्लॉइडी कंडीशन है। मंगोलिज्म भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये मंगोलिया के लोगों में देखा गया। उनमें देखा गया कि भाई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद है 21 पेयर क्रोमोसोम पे। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि हर 900 में से एक जो बर्थ होती है, एक यानी हर 900 में से एक जो होता है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। साथ ही ये कि डाउन सिंड्रोम में जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि मेंटली रिटार्ड होता है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है ऐसे पेशेंट्स का, ब्रॉड फ्लैट होता है, और इसके अलावा जबान की लंबी होती है। लाइफ स्पैन यानी ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहते, 17 साल तक जिंदा रहते हैं, और तकरीबन 8% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो 40 साल या 80 भी ज्यादा जी सकते हैं। दूसरा सिंड्रोम आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो ट्राइसोमिक कंडीशन है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। एक्स एक्स था, एक्स यानी एक और वाई आ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें मैन कंडीशन होती है, यानी मैन एक्स वाई है, इसमें एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। हर 1000 में से एक बर्थ जो होती है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की है। मैन जो होता है इसमें मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी फीमेल और मेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। किस तरह? यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैन है उसमें टेस्टिकल्स मौजूद तो होंगे लेकिन वो नॉन फंक्शनल होंगे, यानी वो काम नहीं कर सकते और बहुत स्मॉल टेस्टिस होते हैं। साथ ही एक है फीमेल की क्या खुसूसियात आ जाती हैं कि फीमेल के तरह ही इनमें भी ब्रेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखें कि इनके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, यानी मेल की भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और फीमेल के भी, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, यानी ये कि ये कभी भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनके टेस्टिकल्स और ओवरीज जो भी हैं इनके नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनका। टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम एक्सओ यानी मोनोसोमिक कंडीशन होती है, सिर्फ एक क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमोसोम यानी हर 500 फीमेल में से एक जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम का शिकार होता है। तो इसके सिम्टम्स में क्या होते हैं कि शॉर्ट स्टेचर, एक तो कद बहुत छोटा होता है, और मेंटली भी थोड़ा रिटार्डेड होते हैं, मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और इसके अलावा स्किन के थिक फोल्ड्स होते हैं इनकी नेक और शोल्डर के करीब। और ये भी एस जिस तरह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट्स स्टेराइल थे, यानी कि बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसी तरह टर्नर्स के भी सिंड्रोम के भी सेम केसेस हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर एंड होता है 2019 का। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और फॉलो करना ना भूलें, शेयर करें। साथ ही यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।